Hello everyone, we are back with another video. Firstly, I want to apologize to you all because the videos are coming very late because I had my works to complete. But now the work is complete and now I'll be uploading video on a regular intervals. So in today's video, we will be learning about trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम एक बात जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम 11-12 क्लासेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसका यूजेस हर एक चैप्टर में होता है. बीट कैलकुलस, बीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बीट अलजेब्रा, बीट मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री, कहीं भी और हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मिलेगा. ट्रिग्नोमेट्री 11th में एक चैप्टर होता है, लेकिन उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली कम पूछे जाते हैं, बल्कि जो एक तरह से कह सकते हैं ब्लेंड होता है ट्रिग्नोमेट्री का दूसरे चैप्टर्स के साथ, वो ज़्यादा फेमस होता है. तो ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे. जो पहला हिस्सा होगा पार्ट 1 ऑफ कोर्स, उसमें हम डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, जो रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं वो देखेंगे, जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको देखेंगे, उनके प्रूफ के साथ देखेंगे, एंगल मेजरमेंट के डिफरेंट वेज जो होते हैं वो देखेंगे, यूनिट सर्कल देखेंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूलाज पे आएंगे. ये हम आज करेंगे पार्ट 1 में. पार्ट 2 में अगर मैं बताऊँ क्या करेंगे तो सम और डिफरेंस के फॉर्मूला करेंगे, कुछ के प्रूफ भी बताऊँगा उसमें. देखिए, सारे एंगल फार्मूला के प्रूफ नहीं बताऊंगा, बट कुछ का बताऊंगा और उसी के दम पे हम बाकी प्रूफ भी निकाल सकते हैं. फिर मल्टीपल एंगल फार्मूला बताऊंगा. अब पार्ट 2 में इसलिए इतनी कम चीज़ें मेंशन्ड है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में बहुत ही एक्सटेंसिव होती हैं और इनके जो फार्मूला एक्सटेंशन होता है वो बहुत आगे तक जाता है. तो अब हाफ एंगल फार्मूला मैं बताऊंगा थर्ड पार्ट में, एक्सटेंशन ऑफ सम कंपाउंड एंगल्स और कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशंस, और फिर लास्ट में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे. हो सकता है पार्ट 4 भी बने जिसमें मैं ग्राफ बताऊँ, जो साइन और कॉस के फंक्शन के ग्राफ होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं वो भी बताऊं. तो आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे. सो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लें और कुछ सिंबल समझ लें. तो जो साइन होता है उसका फुल फॉर्म SINE होता है. ये कुछ रेशियोज़ होते हैं, उसका हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो SIN यूज़ करते हैं. कॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है और इसको हम ऐसे कॉस की तरह लिखते हैं. टैन जो होता है वो उसका सिंबल ये होता है, उसको हम टेंजेंट उसका फुल फॉर्म होता है. सिमिलरली जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे जो कोऑट होता है वो को टेंजेंट होता है जिसे हम कॉट कहते हैं. फिर जो सेक होता है वो सीकेंट होता है, उसे हम सेक कहते हैं. और जो आपका कोसेक होता है वो को सीकेंट होता है जिसको हम कोसेक लिखते हैं, या एक नया सिंबल भी है इसके लिए CSC करके, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये सब कुछ टर्म्स हैं. जनरली थीटा जो होगा वो एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा. हो सकता है उस एंगल को हम A से भी रिप्रेजेंट कर दें, बट जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यही होगा. तो जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही होगा. बाकी अगर कोई नया रिप्रेजेंटेशन आएगा तो मैं वो आगे बता दूंगा. सो आइए राइट एंगल ट्रायंगल में जो डेफिनेशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो देखते हैं. तो हमें पता है कि ये एक एंगल है, मैंने बताया था ये थीटा जो है ये एक एंगल है. थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर होता है और थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो दूसरी वाली साइड है ये बेस होता है, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होता है वो हर बार हाइपोटेन्यूज ही होता है, जिसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अगर मैं ये एंगल कंसिडरेशन में लेता तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती, ये वाली साइड बेस रहती और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही रहती है, जिसको मैं H से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे भी हम सिंबल समझ गए कि P हमेशा परपेंडिकुलर को, B हमेशा बेस को और H हमेशा हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है. हमें ध्यान में बस ये रखना है कि एंगल की जस्ट अपोजिट वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है. तो अगर साइन की बात करें तो साइन डिफाइंड है, तो अगर साइन की बात करें तो साइन जिस तरह से डिफाइंड है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P अपॉन H साइन थीटा. अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात करें जो कि कोसेक होता है उसकी बात करें तो वो डिफाइंड होता है H बाय P हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सिमिलरली अगर हम कोसाइन की बात करें यानी कॉस थीटा का, तो उसका रेशियो डिफाइंड होता है B बाय H. और इसके रेसिप्रोकल की बात करें यानी सीकेंड, जिसको हम सेक थीटा कहते हैं, तो वो होता है H बाय B यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. सिमिलरली हमारा लास्ट जो होता है वो होता है टैन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. इससे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि टैन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे P बाय H होगा और ये B बाय H होगा, तो ये H कट जाएगा तो ये P बाय B फाइनली आ जाएगा. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन थीटा का होता है और कॉट थीटा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है. तो जो रेसिप्रोकल, तो आइए देख लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट. तो अगर रिलेशन देखें
तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। और इससे हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो एंगल्स का साइन और कॉस को मल्टीप्लाई करें, कोसेक को मल्टीप्लाई करें, तो हमेशा 1 होता है। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा को का प्रोडक्ट लें तो वो 1 हो जाता है। ये कंडीशन ज़रूर रहती है कि जो कॉस और सेक है वो सेम एंगल के होने चाहिए। ऐसा नहीं कॉस थीटा और सेक बीटा ले लिया या अल्फा ले लिया, कोई और एंगल का सेक ले लिया। जो कॉस और सेक होना चाहिए वो सेम एंगल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। सिमिलरली टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 हो जाता है। और हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि टैन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है। मतलब ये इसी ऑर्डर को फॉलो करता है। तो अब आइए बेसिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं। तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ही होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे मैंने जो एंगल है उसको ए से रिप्रेजेंट किया है। आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नोटेशन है। जो पहली आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि ये आइडेंटिटीज़ लाइफ लॉन्ग जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं तब तक काम में आएंगी। का प्रूफ देख लेते हैं। तो हमें पता होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, तो ये अगर ये एंगल मान लें तो ये P हो गया, ये B हो गया और H हो गया। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम ये डिड्यूस करते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या सच में अगर मैं करेक्ट फॉर्म लिखूँ तो वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सबसे पहली बार डिवाइड कर दें पी स्क्वायर से तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इसको 1 प्लस बी बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं एच बाई पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या होता है, ये हमें पता है अभी रेसिप्रोकल रिलेशन से कि ये कॉट होता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा कह लो। और ये एच बाई पी क्या होता है, सेक का साइन का रेसिप्रोकल यानी कोसेक, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा हमने प्रूव कर लिया। कैसे, इस इक्वेशन को सब पी स्क्वायर से डिवाइड करके। ये वाली जो आइडेंटिटी थी वो प्रूव हो गई। सिमिलरली अगर हम एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर दें, इक्वेशन को RHS को LHS को दोनों को एच स्क्वायर से, तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा p बाय एच का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा b बाय एच का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि p बाय एच क्या होता है, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और b बाय एच क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है और ये 1 के बराबर हो जाता है। तो हमने इससे अपनी पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव कर ली। तो अब आप सब समझ गए होंगे हम अपनी दूसरी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। सिंपली हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर की इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ भी आपको बता दिया। अब हमने हर बार एंगल की बात की थी, तो एंगल की बात जब की थी तो हम आइए समझते हैं कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं। तो आज तक हम डिग्री सिस्टम पढ़ते आए, यानी हम कहते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ये डिग्री सिस्टम क्या कोई साइंटिफिक मेथड था जो साइंटिस्ट ने डिवाइस किया था एंगल मेजरमेंट के लिए? नहीं। डिग्री सिस्टम एक कन्वेंशन मेथड था जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट किया था एंगल मेजरमेंट के लिए। विद रिस्पेक्ट टू सन उन्होंने ये चीज़ की थी, वो मैं बताऊंगा वो कैसे। उसके आगे जर्मन्स ने एक क्या कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल की एक टेक्निक डिवाइस की थी, वो उसे हम ग्रेड सिस्टम कहते हैं। और जो मोस्ट साइंटिफिक डिग्री ऑफ मेजरमेंट की टेक्निक है वो है रेडियन सिस्टम। और रेडियन सिस्टम ही हमें फॉलो करना होता है और हर साइंटिफिक कैलकुलेटर, हर साइंटिफिक कैलकुलेशन रेडियन सिस्टम में ही प्रोसीड करती है। डिग्री सिस्टम और ग्रेड सिस्टम दोनों ही एक अजम्पशंस थे जो ब्रिटिश और जर्मन रिस्पेक्टिवली बनाए थे। और क्योंकि हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे तो इस वजह से हम डिग्री सिस्टम ज़्यादा फॉलो करते थे। तो एक्चुअली क्या होता है, जो सन होता है वो मतलब पहले ही अजम्पशन था कि सन के अराउंड हम जब घूम रहे हैं तो वो लगभग 360 डेज़ में होता था, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता है वो 365 डेज़ में होता था। तो हमने क्या कहा, क्योंकि एक पूरा सोल्यूशन कंप्लीट करते थे तो हमने कहा कि वो 360 डेज़ में होता है। तो हमने कहा पूरा एक सर्कल जो होगा उसका जो पूरा एंगल होगा वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस कन्वेंशन से हमने चीज़ें स्टार्ट की। फिर हमने कहा कि एक दिन में जितना एंगल मूव करता है सन उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। एक दिन में पूरे साल में एक दिन में जितना एंगल मूव करता है सन उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। डिग्री का सिंबल ऐसे एक डॉट से होता है, ऐसे एक डॉट से होता है। तो इससे डिग्री सिस्टम डिवाइस हुआ। तो डिग्री सिस्टम में हमें पता है कि 40 ना, इसको हम 90 डिग्री कहते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 180 डिग्री होता है,
अब अगर मैं रफ फिगर बनाऊँ तो ये लगभग 45 डिग्री होता है, ये लगभग आपका 120 डिग्री होता है, ये आपका 60 डिग्री होता है, आपका ये जो होता है ये 30 डिग्री होता है, और आपका क्या कहते हैं ये जो होता है ये 270 डिग्री होता है। तो डिग्री मेजर करने का जो तरीका होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। मैं ऐसे मेजर करता हूँ डिग्री, ऐसे हर बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल मेजर करते हैं। कोई कहेगा कि ये वाला क्यों नहीं मेजर कर लिया, ये तो 90 हुआ। हमने कहा कि हम 90 नहीं मेजर करेंगे, हम इसलिए उसको 270 मेजर करेंगे क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आइए समझते हैं ग्रेड सिस्टम को। तो ग्रेड सिस्टम भी एक अजम्पशन ही था जर्मन्स के द्वारा। तो ये क्या था, एक्चुअली जर्मन्स ने कहा कि जो 360 डिग्री है वो इक्विवेलेंट है 400 ग्रेड के। इक्विवेलेंट समझ रहे हैं, मतलब जो एंगल ब्रिटिश के रिस्पेक्ट में 360 डिग्री था वो जर्मन्स उसको 400 ग्रेड कहते हैं, जिसको इसे एक ऊपर जी होता है वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कहा अच्छा, तो अगर ये एंगल है, इसको सिंपली क्या होता है, जब इसको ब्रिटिश डिनोट करते थे तो 90 डिग्री लिखते थे, और जब इसको जर्मन डिनोट करते थे तो 100 ग्रेड लिखते थे। सिंपल सी बात है। जब ये वाला एंगल ब्रिटिश डिनोट करते थे तो उसको 180 डिग्री लिखते थे, और जब जर्मन डिनोट करते थे तो उसे 200 ग्रेड लिखते थे। एंगल सेम है, नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन या मेजरमेंट की टेक्निक कह लो वो डिफरेंट है, एंगल एकदम सेम है। तो हमें ये समझ में आया कि एंगल सेम है, और क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो हमें एक साइंटिफिक मेथड चाहिए जिसके लिए हमने रेडियन सिस्टम बनाया। तो ये जो रेडियन सिस्टम है ये साइंटिफिक सिस्टम है, और सारे साइंटिफिक कैलकुलेशन और सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में यही सिस्टम यूज़ होता है। तो क्या होता है, एक सर्कल की बात करें तो एक सर्कल में हमने पता है कि हमने कहा कि ये जो पूरा एक सर्कल है उसको 360 डिग्री कहा था ब्रिटिशर्स ने, और 400 ग्रेड कहा था अंग्रेज़ों ने, सॉरी जर्मन्स ने, जर्मन्स ने। तो मैंने कहा कि 1 रेडियन कितना एंगल है, तो ये एंगल अगर मैं उसे थीटा कह दूँ तो ये एंगल थीटा 1 रेडियन के बराबर तब होगा। 1 रेडियन लिख सकते हैं इसको, ऐसे 1 सी भी लिख सकते हैं, ये रेडियन का डिनोशन होता है, ये सी लिख देते हैं ऊपर। तो ये 1 रेडियन के बराबर तब होगा जब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस जो ये आर्क मूव किया है, ये वाली जो आर्क है, ये जिसको मैंने रेड से किया था, ये जो आर्क है ये यहाँ से एक एंगल मूव किया, तो ये इसने एक डिस्टेंस मूव किया। जब ये डिस्टेंस इस रेडियस के बराबर हो जाएगा तो जो एंगल होगा, जब ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ डिस्टेंस, अगर ये रेडियस के बराबर हो गया उस सर्कल के, तो जो एंगल मूव होगा वो 1 रेडियन कहेगा। तो हमने कहा अगर पूरा आपका एक राउंड सर्कल घूम गया तो वो कितना होगा, तो वो एंगल बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन के, वो एंगल बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन के। और क्योंकि पूरे सर्कल को ब्रिटिशर्स ने 360 डिग्री कहा था तो हमने उसको इक्विवेलेंट कह दिया 360 डिग्री के। यानी 2 पाई जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 360 डिग्री के। 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री के। तो अब पाई किसके बराबर होगा, पाई बराबर इक्विवेलेंट हो जाएगा 180 डिग्री के। मैं फिर से बता देता हूँ कि इस एंगल को 180 डिग्री कहा ब्रिटिशर्स ने, 200 ग्रेड कहा, 200, एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ, 200 ग्रेड कहा जर्मन्स ने, और साइंटिस्ट ने इसी एंगल को पाई रेडियन कहा। सिंपल सी बात है, एंगल सेम है, नोटेशन डिफरेंट है। तो आइए कुछ नोटेशन देख लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि 2 पाई, मैं अब रेडियन का सिंबल नहीं बना रहा, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड रहेगा। 2 पाई बराबर था आपके 360 डिग्री के, ठीक, 360 डिग्री के। तो पाई बराबर हो जाएगा आपके 180 डिग्री के। तो आपका पाई बाय 2 बराबर हो जाएगा आपके इक्वलेंट हो जाएगा 90 डिग्री के। मैं देख रही हर जगह इक्वलेंट का सिंबल बनाऊँ ना कि इक्वल का। फिर आपका पाई बाय 4 बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। आपका 2 पाई बाय 3 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के। आपका पाई बाय 3 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। आपका पाई बाय 6 बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। आपका पाई सॉरी 30, मैंने 360 लिख दिया, वो 30 डिग्री लिखना था मुझे, 30 डिग्री के। आपका पाई बाय 12 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री के, एंड सो ऑन। हम इन शॉर्ट कह सकते हैं एक रेडियन होता है वो बराबर होता है 360 बाय पाई डिग्रीज के, सॉरी 360 बाय 2 पाई डिग्रीज के। यानी एक रेडियन बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है 180 बाय पाई डिग्रीज के। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमने कहा 45 डिग्री, 75 और 125 डिग्री को कन्वर्ट करो पाई रेडियन में। तो हमने कहा 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्रीज के। तो इसका मतलब एक रेडियन बराबर होगा
360/2π डिग्रीज़ के, यानी 180 बाय पाई डिग्रीज़ के। तो ये हमने एक रेडियन को डिग्री के टर्म्स में निकाल लिया। सिमिलरली एक डिग्री भी निकाल सकते हैं, तो एक डिग्री हो जाएगा पाई बाय, इक्वलेंट हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस के। तो आप अगर दोनों साइड 45 मल्टीप्लाई कर दो, 45 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 45 कर दो, तो ये कितना रेडियन के, तो ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा 4 टाइम्स। तो आपका पाई बाय 4 इक्विवेलेंट होता है, रेडियन इक्विवेलेंट होता है 45 डिग्रीज़ के। सिमिलरली 75 डिग्री हम निकाल सकते हैं, 120 डिग्री भी निकाल सकते हैं। 120 डिग्री मैंने निकाल के दिखाया है, वो 2/3 रेडियन होता है। 75 मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये जो आपका 1 डिग्री होता है वो इक्वलेंट होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। तो 75 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 75 के रेडियंस के। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो ये आप 5 से कैंसिल आउट करिए तो आप ये 15 टाइम्स जाएगा और ये आपका 36 टाइम्स जाएगा। तो 3 से कैंसिल करें तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा। तो इसीलिए ये बराबर हो जाता है 5 पाई बाय 12 रेडियन के। तो 75 डिग्री इज़ इक्विवेलेंट टू 5 पाई बाय 12 रेडियंस। और मैंने 180 डिग्री आपको निकाल के दिखाई दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूनिट सर्कल की। यूनिट सर्कल की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो बहुत ही आसान होती है। एक सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। एक सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसको हम यूनिट सर्कल कहते हैं। एक सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट्स हो, सिंपली कहूँ तो वो एक यूनिट सर्कल कहलाता है। तो यूनिट सर्कल की खास बात क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? हम कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हमें यूनिट सर्कल की ज़रूरत पड़े, तो हम उसे क्यों पढ़ते हैं आइए देखते हैं। हमें पता है इस सर्कल का रेडियस 1 है। आइए ज़रा इस लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। तो क्लियर डायग्राम बना देता हूँ। एक ये लाइन है, जॉइनिंग है, ये पॉइंट P मान लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है होते हैं x, y है। इतना हम सब 8th में पढ़ते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट को उसको किसी भी कोऑर्डिनेट को उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट के ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है, ये उसका सर्कम्फ्रेंस है, तो यानी ये जो लाइन होगी ये रेडियस के बराबर होगी, यानी ये 1 यूनिट्स के बराबर है, हमें पता है। हमने कहा आइए इस एंगल को थीटा कह देते हैं और ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल को आइए यहाँ इनलार्ज करते हैं एक तरह से। हमने कहा चलो इनलार्ज कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ये ओरिजिन है आपका, ये जहाँ परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप की, लेट्स से M, और ये P पॉइंट है। हमने कहा ये 1 यूनिट है तो ये थीटा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को OM कह दूँ तो आइए हम निकालते हैं सबसे पहले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा OM अपॉन OP, एम आई राइट? बिल्कुल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो OM की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता। अगर ध्यान से देखें कि जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं वही तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना। जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं वही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है। और जो एक्सिस हम वाई डिस्टेंस पे मूव करते हैं, वाई एक्सिस पे मूव करते हैं, वो वाई कोऑर्डिनेट है। यानी इतना जो हिस्सा है ये वाई बराबर है, यानी आपका जो PM है वो वाई के बराबर है और जो OM है वो एक्स के बराबर है। तो अगर हम अपनी कैलकुलेशन को ध्यान रखें तो यहाँ एक्स लिखेंगे और OP क्या था, 1 यूनिट था क्योंकि वो रेडियस था, तो ये हो जाएगा। तो x क्या बराबर आ रहा है कॉस थीटा के। और सिमिलरली अगर हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, PM अपॉन OP। PM आपका y था और OP 1 ही था, तो आपका यहाँ से y हम मुझको साइन थीटा आते हुए दिख रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट, आइए नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट P इक्विवेलेंट था x, y के, जो कोऑर्डिनेट P इक्विवेलेंट था x, y के, तो x तो अब आपका कॉस थीटा के बराबर हो गया और y आपका साइन थीटा के बराबर हो गया। तो क्या P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं, है कि नहीं? सो आज से अगर कोई भी यूनिट सर्कल होगा तो उसके किसी भी कोऑर्डिनेट को यानी P पॉइंट को हम कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो यूनिट सर्कल यानी उसका रेडियस 1 हो। माफ़ करिएगा डायग्राम बहुत स्पेसिफिक नहीं बना है, बट इसको मान लीजिए कि रेडियस है और ये जो लाइन हो और ये थीटा क्या होगा, ये एंगल होगा। इस लाइन को अगर पॉइंट P को ओरिजिन यानी सेंटर ऑफ सर्कल से कनेक्ट करें, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से कनेक्ट करें तो जो एंगल वो एक्स एक्सिस से बनाता है उसका जो एंगल होता है थीटा वही होता है। तो मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ कि अगर ये एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है, उसके सेंटर को हम किसी पॉइंट P से कनेक्ट करते हैं और ये जो एंगल है मान लीजिए हम अल्फ़ा कहते हैं अब, तो P को के कोऑर्डिनेट्स को हम कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो हमें ये बात नहीं पता चली कि अब हम किसी भी कोऑर्डिनेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अल्फ़ा एंगल और या थीटा एंगल क्या है, जो जिस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं उसको जब हम सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो जो एंगल वो लाइन
बनाती है एक्स एक्सिस से, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, उसी एंगल के टर्म्स में हम कॉस और साइन लिखते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लें। तो आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ और इस एंगल को मैं कह देता हूँ लेट से A। तो मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख सकता हूँ cos A, sin A। एम आई राइट? आइए मैं इस पॉइंट को, ओरिजिन को इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ लेट से Q, और इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, एंगल मेजर करते हुए बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल मेजर कर रहा है वो एंगल है आपका लेट से B। तो Q को हम लिख सकते हैं cos B, sin B। एम आई राइट? तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट को, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि मैंने इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, लेट्स से इसको M कह देते हैं, और इस पूरे एंगल को हम कह देते हैं लेट्स से अल्फ़ा, फिर से कह देते हैं अल्फ़ा। तो जो M हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा के बराबर। सिंपली सी ये बात है, एकदम सिंपल सी बात है ये। तो यूनिट सर्कल का कंसेप्ट हमको अब समझ में आ गया है। आइए बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन 4 क्वाड्रेंट्स पढ़ लेते हैं। तो जो चारों क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो उसमें जो साइन कॉस टैन की जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए जो हम बैक स्टोरी देखने जा रहे हैं वो ये है कि ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, सबको पता है। ठीक, तो मैं पहले आपको बता दूं कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो उसके बाद क्योंकि फिर हम अपना प्रूफ देख लेंगे। तो पहले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल आर पॉजिटिव। दूसरे में खाली साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तीसरे वाले में और उसका रेसिप्रोकल, ये तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड होगा कि कोई अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल 1/2 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल 2 भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर -1/7 है तो उसका नंबर जो रेसिप्रोकल -7 वो भी नेगेटिव होगा। तो जैसा नंबर होगा वैसा उसी साइन का उसका रेसिप्रोकल भी होगा। तो ये बात बताने की वजह से ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बता दी। और चौथे वाले में कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस, सेक, टैन और कॉट नेगेटिव होंगे। तीसरे वाले में आपका साइन, कॉस, सेक और कोसेक, और चौथे वाले में आपका साइन, टैन, कोसेक और कॉट, ये नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब कैसे, आइए ये देख लेते हैं। तो ये टेबल दी हुई कि दिखा रहा है कौन सा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद करने का एक तरीका भी बता सकता हूँ, आप याद कर लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इससे ए से मतलब ऑल, फिर एस से मतलब साइन, टी से मतलब टैन और सी से मतलब कॉस। याद कर लेंगे तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रहेगा पॉजिटिव क्या होता है। और ये जरूर ध्यान रखना कि उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो आइए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अगर हम कोई ट्राइंगल एज्यूम कर लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें पता है कि अगर ये ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री आपका है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये जो हो, ये 4,0 कोऑर्डिनेट होगा और ये 0,3 कोऑर्डिनेट है। मान लेते हैं ये एक्सिस है पूरा, इसको मैं एक एक्सिस ही बना दूँ। ये ओरिजिन है आपका। तो ये लेंथ कितनी हुई, लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये 3 हो गई। तो अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4 है कि नहीं, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5, क्योंकि ये 5 होगा तो ये 3/5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर टैन थीटा लिखना चाहूँ तो वो आपको दिख रहा होगा 3/4 हो जाएगा। कॉस थीटा लिखना चाहूँ तो वो 4/5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं। आइए सेकंड क्वाड्रेंट पे बढ़ते हैं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट बनाएं, सेकंड क्वाड्रेंट को थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बनाते हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स मानते हैं, बस नेगेटिव मान लेते हैं एक्स वाला। तो ये ऐसे होगा। तो इसकी लेंथ अब कितनी है, लेंथ तो इसकी 4 है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो -4 है, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं, रेशियो लेंथ का होता है। ये 3 है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो अगर अब हम ये माइनस में लिखा हूँ, -4, एक बार मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट लगे। ये -4, ठीक, -4। तो इस एंगल को थीटा कह दे रहा हूँ। तो जरा अब हम ये 5 ही होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि वो अंडर रूट की वैल्यू होती है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, p² बराबर होता है p² + b² के रूट को, और रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 स्क्वायर का सम है तो 2 स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे, तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन ये बात है कि रूट के अंदर की जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है। तो हमने कहा कि ये साइन थीटा अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा अगर हम लिखने जाएंगे तो 3/5 मिल जाएगा। आइए जरा कॉस थीटा लिख के देखें तो क्या वो -4/5 आ रहा है। टैन थीटा लिख के देखते हैं तो क्या वो -3/4 आ रहा है कि नहीं।
सिमिलरली हम कोसेक थीटा लिखेंगे तो वो तो भैया ऑटोमेटिकली क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली सेक आपका नेगेटिव हो जाएगा और कॉड भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में खाली कोसेक और साइन पॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनका जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है यानी जो थ्री है ये पॉजिटिव होती है इसकी वजह से। आइए अब कॉम्प्लीमेंट्री, आइए अब देख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट कुछ ऐसा होता है, इस तरफ इस एंगल को मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, सेम कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं इस बार, ये -4,0 और ये 0,-3। तो ये आपका देख लेते हो, ये लेंथ आपकी -3 हो गई और ये लेंथ आपकी -4 हो गई। एक्चुअली लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, मैं रॉन्ग टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लिया मैंने गलती से। लेंथ नहीं, वो जो डिस्टेंस है क्योंकि वो हम अपोजिट डायरेक्शन मूव करें इसलिए नेगेटिव हो जाती है और रेशियो लेता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम पहले इसमें देखें साइन थीटा की वैल्यू, तो इसमें हम साइन थीटा की वैल्यू ये 5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3/5। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू देख लें तो वो -4/5। बट अगर टैन थीटा की वैल्यू देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका -3 और बेस आपका -4, दोनों माइनस माइनस कट के बराबर हो जाएंगे 3/4, यानी आपका टैन थीटा यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव हो जाएगा और साइन और कॉस के रेसिप्रोकल नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सिंपली सिमिलर बात कर लेते हैं कि अगर ये 4,0 मान लें कोऑर्डिनेट और ये 0,-3, ये ट्राइंगल हो गया, ये वो हो गया राइट एंगल, ये उधर हो गया, ये -3 है परपेंडिकुलर और ये 4 आपका बेस। तो कॉस थीटा सबसे पहले लिखते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज 5 रहेगा ही, तो वो हो जाएगा बेस यानी 4/5 पॉजिटिव। साइन थीटा की बात कर लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर यानी -3/5 नेगेटिव। सिमिलरली टैन की बात कर लेते हैं, वो -3/4 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये कॉस पॉजिटिव। तो आपका सिमिलरली उनके रेसिप्रोकल्स का भी समझ में आ गया, कॉस और सेक चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इसका आपको समझ में आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल जिनका सम अगर 90 डिग्री हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 60 एंड 30 डिग्री, 60 और 30 डिग्री को हम पाई रेडियन में बात करनी शुरू करें, हम पाई लिखते, अब हम पाई रेडियन में सब चीज़ डील करेंगे, यानी 90 डिग्री को हम π/2 लिखेंगे आज से, ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसको यानी π/3 और π/6 दोनों आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सिमिलरली ऐसे π/12 और 5π/12 यानी 75 डिग्री और ये 5 है, 5π/12 और 5π/12 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है साइन π/2 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस π/2 - थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें कि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, इसका प्रूफ भी हम देख लेंगे। टैन जो होता है, टैन 90 मतलब π/2 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा हो जाता है और कॉट π/2 - थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा हो जाता है। सिमिलरली सेक और कोसेक की बात करें तो सेक π/2 - थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा और कोसेक π/2 - थीटा आपका सेक थीटा बन जाता है। तो ये दोनों भी फॉर्मूले हो जाते हैं और ये दोनों फॉर्मूले। तो आइए इनका प्रूफ देख लेते हैं। साइन और कॉस का मैं प्रूफ करूँगा, बाकी प्रूफ नहीं करूँगा। तो ये ट्राइंगल मान लेते हैं, सॉरी ये पहला क्वाड्रेंट मान लेते हैं सबसे पहले और फिर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पहला क्वाड्रेंट और ये आपका ट्राइंगल हो गया, इसको डॉट 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 कर लेते हैं। मान लीजिए ये पूरी लेंथ ए है, ये पूरी लेंथ ए है, ये लेंथ आप बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। सिमिलरली डॉट 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 करते हैं तो ये लेंथ आपकी फिर से ए हो जाएगी, ये लेंथ आपकी बी हो जाएगी। अगर हम इस एंगल को थीटा कहें तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 - थीटा। लेट अस से ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है। सबसे पहले हम कॉस थीटा लिखते हैं तो वो हो जाएगा आपका a/c। अब हम ज़रा साइन अल्फ़ा लिख लेते हैं। साइन अल्फ़ा क्या होगा तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी a बाय हाइपोटेन्यूज यानी c। तो हम देख सकते दोनों बराबर है, तो ये साइन अल्फ़ा कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो अल्फ़ा की जो असली वैल्यू क्या थी 90 - थीटा यानी π/2 - थीटा। तो साइन की वैल्यू रख दो π/2 - थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर हो गया। सिमिलरली हम सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं। इसी में अगर हम थीटा की जगह थीटा को π/2 - थीटा से रिप्लेस कर दें तो हमारा दूसरा फॉर्मूला कॉस π/2 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली हम हर रेशियो यानी टैन π/2 - थीटा कॉट थीटा और कॉट π/2 - थीटा टैन थीटा को भी प्रूव कर सकते हैं, बट मैं वो प्रूव नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स खत्म हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। ये आई नो ये जो मेरी वीडियो है बहुत दिनों बाद आ रही है, तो इसको प्लीज़ आप देखें, शेयर करें, लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैं ऑफ कोर्स अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो होप यू विल एन्जॉय इट। थैंक यू।